हाइड्रोजन एटम में क्या होता है? हाइड्रोजन एटम में याद रखना बेटा, हाइड्रोजन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन में एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? एल पे। और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन वाले में, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन में किसमें? एन प्लस एल। एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग लगा लेते हैं। आगरा आ जाएगा 10th का। 11 चेन्नई आ गया। 12th बॉम्बे। 13 दिल्ली। देखो 13 में क्या लिखा है बेटा उन्होंने? ये एक जूल गायब हो गया है बस। 13 में आयनेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1 पॉइंट। हाइड्रोजन एटम की आई कितनी दी गई है बेटा? आई दी गई है 1.312 जूल पर मोल, ये लिखा हुआ है, या मोल इनवर्स लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन एन से 1 से कहाँ ले? और ये बताओ आई कितनी होती है? आर एच जेड स्क्वायर के बराबर होती कि नहीं होती? जेड स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर होती है, ये होती है। और अब मुझे बताओ मुझे क्या निकालना है? मुझे एनर्जी चाहिए किसके लिए? मुझे एनर्जी चाहिए कहाँ से कहाँ मूव कराने के लिए? 1 से 2। तो आर एच जेड का स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, ये चाहिए कि नहीं चाहिए? ये वैल्यू चाहिए। और हाइड्रोजन एटम है, कौन सा एटम है? नहीं दिया है ना, हाइड्रोजन दिया। तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 1 का स्क्वायर। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा बेटा? 1 का स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब मुझे बताओ अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इन दोनों को डिवाइड कर दूं 13 1.312 अपॉन ई, तो क्या होगा? आर एच से आर एच कट जाएगा, आर एच 1 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा? आर एच 3/4। आर एच से आर एच कट गया। तो मुझे बताओ ई की वैल्यू कितनी आ गई? ई की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4 1.312। ये आई कि नहीं आई? तो ये अपना कितना कितने टाइम गया? 0.303, यही बन जाएगा ना। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 909 पॉइंट, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनटू, और कितनी थी ये? हाँ। और ये 10 की पावर कितना था? शायद 10 की पावर 6 भी चल रहा है साथ में। इसमें 10 की पावर 6 भी था यार। तो इनकी 10 की पावर 6 करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 9.09 इंटू 10 की पावर 5 आ गया। डेली आ गया बेटा। चलो। हाँ हाँ लग सकते थे। वो ले लो यार, रेसो ले लो, बात बराबर है बेटा। चलो। 14 आगरा। 15 दिल्ली। 16 16 ना। चलो ये बताओ सबसे पहले मुझे कि मुझे क्या करना है? CL का बॉन्ड ब्रेक करना है। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं इस टाइप का। आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है? CL का बॉन्ड ब्रेक करना है। तो CL का बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? इसको आप जस्ट लाइक इमेजिन कर सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है, और उससे अगर हम ज्यादा देते तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। ऐसे क्या होता है, मान लो दो एटम के बीच में बॉन्ड बना है, एटम के बीच में बॉन्ड बनाया, अगर मुझे बॉन्ड ब्रेक करना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर देनी पड़ेगी। जैसे बोलते हैं ना थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती थी? वो एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल सके, उतनी मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, आप अगर ये समझो कि अगर मुझे इसको बॉन्ड को ब्रेक करना है तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर मुझे इसको, अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना है? 2Cl में, Cl प्लस Cl, Cl प्लस Cl, तो मुझे इसको जो एनर्जी देनी पड़ेगी, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू BdE। सर अगर मैं एक्स्ट्रा दे दूं तो? एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। जैसे मान लो इसको ब्रेक करने के लिए चाहिए 10 जूल, हम 9 दे रहे हैं, क्या ब्रेक होगा? नहीं होगा।
10 से ये हमने 10 दे दी, ब्रेक हो जाएगा। 10 से ये हमने 12 दे दी, तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किनकी, इन एटम की, इन एटम के पास वो चली जाएगी। आया समझ में क्या? तो हमसे ये पूछा जा रहा है यार, ये बताओ कि इसको ब्रेक करने के लिए हम कितनी एनर्जी दें, उसका लैम्डा कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये बीडी है, ये बीडी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, एस सी अपॉन लैम्डा से कर दें, एस सी अपॉन लैम्डा से कर दें। अब दिक्कत ये होता है कि ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है मैक्सिमम क्या होती है, पर मोल में दी रहती है, लेकिन हम क्या एक मोल का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, हम एक का कर रहे हैं, तो मुझे एक की निकालनी पड़ेगी। किसकी निकालनी पड़ेगी, एक की। देखो डाटा में, देखो डाटा में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी गई है वो किलो जूल पर मोल, मतलब एक मोल मॉलिक्यूल की ब्रेक करने के लिए दी गई, लेकिन हमें किसकी चाहिए, एक की। तो सबसे पहले अपना काम क्या होगा, सबसे पहले काम ये होगा कि ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसको सबसे पहले अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, पर मॉलिक्यूल। किस में कन्वर्ट करेंगे, पर मॉलिक्यूल। और पर मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, बी डी ई डिवाइडेड बाय एन ए। अगर ये आप कर दोगे तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा पर मॉलिक्यूल। किस में आ जाएगा बेटा, पर मॉलिक्यूल। और फिर पर मॉलिक्यूल में आने के बाद अपन एस सी अपॉन लैम्डा से कंपेयर कर देंगे, तो हमें लैम्डा मालूम चल जाएगा। तो ये कितना है, बी डी कितना है, बी डी ई है अपने पास 242 इंटू 10 की पावर 3, 242 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड, और ये कितनी किलो में है, एक जूल बन गया, और एन ए से और डिवाइड कर दो। एन ए कितना बोल रहे हैं वो, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और किससे इक्वेट कर दो, एस सी अपॉन लैम्डा से कर लेंगे। तो कैसे निकालोगे, ये कितना हो जाएगा बेटा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अपना लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा अपना h 6.63 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना हो जाएगा, 242 इंटू 10 की पावर 3। ये आएगा कि नहीं आएगा, चलो ये कितना है बेटा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इनकी पावर का सम करोगे 31, 31 और यहाँ से जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3, और -3 और ऊपर से -3 को -6, 6.63 इंटू 3 इंटू 6.02 अपॉन 242 इंटू 10 की पावर -6। अब इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले 2 से उड़ा देते हैं, 3.01 ये किसके बराबर हो जाएगा, 121, 121 हो गया, और 3 से कट नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, लगभग इसको अपन 4 टाइम मान सकते हैं, 40 टाइम मान लें, लगभग अप्रोक्सीमेट 40 टाइम उड़ा दिया। ये कितना हो गया, 9 8 19 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 की पावर -7 कर दिया। 4 से डिवाइड करो कितना होगा, 4 4 16 3 9 4, ये आएगा कि नहीं आएगा, इंटू 10 की पावर -7 है, तो 494 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 494 नैनोमीटर। लिख सकते हैं कि लिख सकते, लिख सकते क्या, कुछ नहीं, ये बोला था देखो, जो आप एनर्जी दोगे कुछ पीडी हो जाएगी प्लस कुछ काइनेटिक एनर्जी, ये आएगा। चलो हो गया 16, 17 चेन्नई, 16 का क्या आ गया बेटा, आगरा, 17 चेन्नई, 18
आगरा आ रहा है क्या? कैसे करोगे ये बताओ? एनर्जी बराबर होगी 1/λ इक्वल्स टू 1/λ1 प्लस λ2, उससे कर लेना। 19, 19 आ गया बॉम्बे, 20 चेन्नई। चलो 20 तक दिए थे ना, चलो 20 क्या आ जाएगा, चेन्नई। चलो और कोई डाउट है? कौन सा? सेवेंथ? चलो सेवेंथ 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 में क्या दिया है? इन Balmer series of line hydrogen, third line from the red end corresponding to which of the following interorbital jump of 4 atom? ये बताओ, थर्ड लाइन की बात चल रही है ना, बाल्मर की थर्ड लाइन कौन सी होगी? फर्स्ट लाइन कौन सी होगी? 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, बस ये पूछा था, खत्म। हाँ 17 में, हाँ 17 में बोलो बेटा। देखो, जब भी आपके पास किसी एक चीज का डाटा दिया जाए, दूसरा पूछा जाए, तो वो डाटा यूज करके करना है, मतलब रेशो मेथड से करना है। अब रेशो से सर हमारे पास तो फॉर्मूला है 2.18 वाला, तो उसमें क्या है, थोड़े अप्रोक्सीमेशन होते हैं, तो 2.18 एकदम एग्जैक्ट नहीं है। तो अब ये जो डाटा दिया है इसके अकॉर्डिंग आप निकालो। तो हमेशा अगर कभी भी क्वेश्चन में एक चीज दी गई है, दूसरी पूछी जा रही है, तो हमेशा किससे, रेशो से करना, तो हमेशा सही आंसर आएंगे आपके। चलो, अब मे बी एग्जामिनर ने 2.18 की जगह 2.2 ले लिया हो, उसके अकॉर्डिंग आंसर पूछ रहे हो, तो वो एक डाटा जो दे रहा है उसका हम यूज करेंगे। जो डाटा गिवन है उसका यूज कैसे होता है, रेशो से होता है, कि एक दिया वो है, दूसरा उसके टर्म में निकाल लो। चलो और कोई होमवर्क दिया था क्या? लो बेटा। चलो ये तो अपन ने कहाँ तक पढ़ा था बेटा? अब ध्यान देना, हम लोगों ने साई आर, साई स्क्वायर आर, और साई स्क्वायर आर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी की बात की थी, ग्राफ भी हम लोगों ने बनाए थे। अब अगर हम बात करें, जैसे मैं यहाँ पे क्या है, n इक्वस टू 3, n इक्वस टू 3 की बात कर रहा हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल n इक्वस टू 3, ये तो n इक्वस टू 3 में क्या क्या मिलेगा आपको, 3s, 3p, 3d, ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब मैं क्या कर रहा हूँ, कोई गिवन सेल में जितने भी सब सेल के जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे, उनके मैं साई स्क्वायर आर बोल सकता हूँ, या फिर प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तीनों के फॉर ए गिवन सेल, फॉर ए गिवन सेल, मान लो थर्ड ले लिया, फॉर ए गिवन सेल के लिए अपन बात कर रहे हैं, अपन ग्राफ किसका बना रहे हैं बेटा? अपन ग्राफ बनाने वाले हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी और आर का। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 3s में कितने नोड आएंगे?
रेडियल नोड बताओ पहले। 2 आएंगे, इसमें 1, इसमें 0। ये हमने रेडियल नोड लिख लिए। अब रेडियल नोड लिखने से क्या होता है, हमें क्लियरिटी आ जाती है कितने बार ये 0 होने वाला है, 0 और इन्फिनिटी को छोड़ के। अब सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैं 3s का बनाऊंगा तो 3s का कैसा बनेगा, किससे स्टार्ट होगा? चाहे कुछ भी हो, चाहे s हो, चाहे p हो, चाहे d हो, अगर हम प्रोबेबिलिटी का बना रहे हैं तो 0 से स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट होगा सर, और साइज क्या होगा, बढ़ेगा। 2, 3, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? चलो थोड़ा अपन बना देते हैं ऐसे। 1 हो गया, ऐसे होगा कि नहीं होगा? ये किसका हो गया बेटा? 3s का। 3s 3p का कैसा बनेगा? 3p में कुछ ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, एक बार कट करेगा सर, ये ऐसे बनेगा। ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी देख लो यहाँ, 1 ऐसे बनेगा। ये किसका हो गया? 3p का। अभी अपन थोड़ा कंक्लूजन, और 3d का, 3d का ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो अलग अलग कलर से बनाया है। ब्लैक कौन है? 3s। ब्लू कौन सा है? 3p। और रेड 3d। अब अभी कंक्लूजन दे लो सर, ये क्या हम याद रखेंगे? याद नहीं रखना है। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन मेरा क्या है, आप मुझे बताओ किस में नोट ज्यादा है? 3s में नोट ज्यादा है। अब अपन एक पॉइंट डिसाइड कर रहे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 3s, 3p, 3d। ये तो मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, ये तो सिर्फ आप ब्लू और रेड को भूल जाओ। ये बताओ 3s में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किस पॉइंट पे मिल रही है? 3s अपना ऐसा है कि नहीं है? 1, 2, 3 ऐसा है कि नहीं है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ है सर? आप बोलोगे इस पॉइंट पे, इस पे है कि नहीं? अरे ये प्रोबेबिलिटी है, मैं आपसे बोल रहा हूँ आपने y इक्वल्स टू x लाइन खींची है ऐसी, ये तो y की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही? तो आप बोलो सर सबसे ऊपर टॉप पे। तो अभी बताओ, इस ये प्रोबेबिलिटी है, सबसे बड़ी वैल्यू प्रोबेबिलिटी कौन सी है? ये वाली, जहां पे y की वैल्यू, जहां पे प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी है, ऐसे जा रहे हो, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी मिल रही है? ये वाली। ये मिल रही कि नहीं मिल रही? तो अपन ने इसको पॉइंट बोल दिया x। ये तो p में प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां मिल रही है? यहां पे मिल रही कि नहीं मिल रही? इसको अपन ने क्या बोल दिया? y। और ये बताओ 3d में कहां मिल रही है? ऊपर 3d। z बोल दिया, पॉइंट बोल दिया x y z। तो मुझे बताओ इसमें मोस्ट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ है? तो आप बोलोगे पॉइंट x पे है। इसमें किस पे? y पे। इसमें कहाँ पे बेटा? पॉइंट z। क्या मैं आपसे ये क्वेश्चन कर सकता हूं? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला जो रीजन है उसकी डिस्टेंस, ये बताओ s में s सबसे दूर है कि p वाला सबसे दूर है कि t वाला सबसे दूर है? x न्यूक्लियस से दूर है कि y वाला दूर है कि z वाला दूर है? x। तो आपसे ये पूछेंगे, क्वेश्चन ऐसा होगा, ध्यान सुनो, कि 3s, 3p, 3s, 3p और 3d में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले जो पॉइंट है वो न्यूक्लियस से किससे में सबसे ज्यादा दूर है? तो क्या बोलोगे? 3s। r 3s, r 3p, इसका भी अपन रीजन भी देंगे, ऐसा नहीं है। r 3d ये बोल सकता हूं। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला पॉइंट न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर किस में मिलेगा? 3s में मिलेगा कि 3p में मिलेगा कि 3d में मिलेगा? तो आप क्या बोलोगे? 3s में। देखो 3s वाला पॉइंट यहां मिलेगा, 3p वाला पॉइंट यहां मिलेगा, 3d वाला पॉइंट यहां मिलेगा। अब
ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि 3s का पॉइंट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला पॉइंट है, न्यूक्लियस से सबसे दूर है? तो आप ये समझो कि 3s में दो नोड आ गए। नोड आएंगे तो न्यूक्लियस से दूर जाएगा, क्या जाएगा? क्योंकि इसमें दो खाली स्पेस आए हैं, देखो एक ये और एक ये खाली स्पेस आया कि नहीं आया? तो खाली स्पेस आने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो जाएगा। पी में कितना आया है? एक, तो थोड़ा पास में। डी में क्या नोड है? कोई नहीं है, तो सबसे नजदीक कौन सा है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला पॉइंट। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला, अगर कोई गिवन सेल में, अगर उस गिवन सेल के अगर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड्स बढ़ते जाएंगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला पॉइंट न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा। ये आप ध्यान रखना। तो सबसे दूर कौन सा है? सबसे दूर कौन सा है? 3s। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। अगर हम बोलेंगे फॉर ए गिवन, जी हम ये गिवन सेल में ही कर सकते हैं। गिवन सेल, नंबर ऑफ नोड्स फॉर ए ऑर्बिटल्स, फॉर ऑर्बिटल्स ऑफ गिवन सेल। किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ नोड्स पे। नंबर ऑफ नोड्स, जितने ज़्यादा नोड्स बढ़ते जाएंगे वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला पॉइंट दूर जाता जाएगा। जैसे आपसे बोल दें 4s और 4p में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला पॉइंट किस में ज़्यादा दूर रहेगा, तो आप बोलोगे s वाले में, क्योंकि s में 3 नोड मिलेंगे, इसमें 2 मिलेंगे। नोड्स बीच में आएंगे तो ऑर्बिटल फैलेगा। ये हो गया। एक पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन जो फेमस होता है, प्रोबेबिलिटी नियर द न्यूक्लियस। ये बताओ, नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास देखो। ये तो न्यूक्लियस के आसपास देखो तो सबसे ज्यादा, सबसे पहले कौन दिख रहा है ऊपर? एस वाला। एस वाला क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसमें नोड आ रहे हैं तो वो पहले से स्टार्ट होगा। पी वाला क्या होगा? थोड़ा दूर से स्टार्ट होगा। डी वाला कहाँ से होगा? और दूर से स्टार्ट होगा, क्योंकि उसे एक ही वैल्यू लेनी है। तो नियर द न्यूक्लियस सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी दिख रही है? एस की। देखो, ये ग्राफ ऐसे आराम से जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी नियर द न्यूक्लियस तो सबसे पहले किसकी मिलेगी? एस की, या पी की, या डी की? तो आप बोलोगे सबसे नियर द न्यूक्लियस किसकी रहेगी? एस वाले की। मतलब R3D, R3P, R3D, ये ऑर्डर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। नियर द न्यूक्लियस सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी मिल गई है? एस की। उससे कम पी, उससे कम डी। डी ऐसे जाके ले रहा है एकदम। और डिस्टेंस की बात करोगे, वैसे डिस्टेंस तो नहीं पूछी जाएगी, तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले कौन सा दिखेगा अपना? एस वाला। क्या? हाँ, 3s। कौन सा? हाँ, 3। वैसे डिस्टेंस नहीं लिखना चाहिए, बस ये पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी नियर द न्यूक्लियस सबसे ज्यादा किसकी है? एस की, फिर पी, फिर डी। और अगर वैसे पूछ भी लें कि नियर द न्यूक्लियस तो सबसे पहले कौन मिल रहा है? एस वाला है, तो डिस्टेंस किसकी होगी? एस की कम। तो दो क्वेश्चन पूछ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मतलब पीक वाली वैल्यू, और नियर द न्यूक्लियस मतलब ये ग्राफ देखना है कौन सा सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है। ये ऐसा स्टार्ट हुआ क्या? वो तो आप ये देखो कि जितने ज्यादा रेडियल नोड होंगे उतना पहले स्टार्ट हो रहा होगा वो। जितने ज्यादा रेडियल नोड होंगे उतना पहला न्यूक्लियस से ज्यादा स्टार्ट ले रहा हो, क्योंकि तभी तो नोड बना पाओगे आप। जितना ज्यादा नोड बनेंगे उतना पहले ये अपना छोटा वाला कर्व स्टार्ट हो जाएगा, तो नियर द न्यूक्लियस ज्यादा मिल जाएगा वो। नियर द न्यूक्लियस का क्वेश्चन ये हो रहा होगा। अच्छा।
हटा दें इसको। देखो यहाँ पे शांत हो जाओ बेटा। देखो आपको बताया था कि मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे निकलते हैं। देखो चलो देखो, जैसे अपने पास दिया है, ये इक्वेशन दी है, ये क्या होता है, ये किसके सॉल्यूशन है? जो अपनी एक गंदी सी इक्वेशन थी ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उस जब उसको अपन सॉल्व करते हैं तो इस टाइप के सॉल्यूशन अपने निकलते हैं। ध्यान देना, किस टाइप के? इस टाइप के। अब ऐसे अपने पास साई की एक्सप्रेशन है, ध्यान देना, साई की एक्सप्रेशन ऐसा दिया गया है, साई की एक्सप्रेशन ऐसा दिया गया है। अब ये इक्वेशन है हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए पढ़े, ये है अपने पास। इसको हम कैसे रीड करते हैं, कैसे इंटरप्रेट करेंगे? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो कांस्टेंट है, कौन कौन सी चीजें हैं जो वेरिएबल हैं। 1/2 रूट कांस्टेंट है, ए नॉट फर्स्ट बोर रेडियस है, फिक्स हो गई। जेड फिक्स है, हाइड्रोजन डाल दिया। 2 कांस्टेंट है, एक्स वेरी कर रहा है। एक्स क्या है? जेड आर बाय ए नॉट, है कि नहीं है? और ई की पावर -x/2, ये है कि नहीं है? अब देखो, अब थोड़ा अपन फील ले लेते हैं कि सर ये जो अपन ने जितने भी ग्राफ बनाए हैं ना, आपने ऐसे क्यों बनाए हैं, ऐसे क्यों बनाए? अच्छी बताओ, ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? ई की पावर एक्स का ऐसा बनता है कि नहीं बनता है? बनाया होगा आपने, y और x करके। ई की पावर -x का कैसा बनता है? ऐसा ऐसा आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? ई की पावर -x का ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? और x इंटू ई की पावर -x का कैसे आएगा? देखो, थोड़ी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, थोड़ी सी, जहां तक अगर अब ई की पावर -x का कैसे बना, ई की पावर x का बना लोगे, ई की पावर -x का बना लोगे, बना लेते हो कि नहीं बना लेते हो? तो अब मुझे ये बताओ कि आपने ई की पावर -x का कैसा बनाया? ऐसा बनाया। और x का कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ये x का है और ई की पावर -x का।
अब आप देखो, जब भी आप ग्राफ कर रहे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, मल्टीप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मतलब इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके एक नया ग्राफ आप तैयार करने वाले हो। मान लो यहाँ पे ये 0.1 है और यहाँ पे मान लो 2 है, तो क्या करोगे आप? जो नया बनाओगे 0.1 इंटू 2 करके नए ग्राफ पे आप प्लॉट करोगे कि नहीं करोगे? इससे बताओ इसमें क्या है? ये जीरो जीरो। तो और ये क्या है? कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी जीरो पे, ये कितना मिलेगा? 1 मिल जाएगा, ये 1/e। जीरो पे ये 1/e मिलेगा और ये जीरो पे जीरो मिलेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो और 1/e को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/e कैसे आया? हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया। एक अलग ये हो गया e की पावर -x। जब हमने x की वैल्यू जीरो पुट की तो ये जीरो हो गया। ये कितना हो गया? 1 आ जाएगा, सॉरी, ये कितना आ जाएगा? 1। जीरो पुट करोगे 1 आ जाएगा, 1 आ गया। अब 1 और जीरो को मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? जीरो। अब इसकी वैल्यू लोगे, इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, इसकी वैल्यू लोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला है? यहाँ पे कहीं एक जगह क्या होगा, इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। यहाँ पे ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, एक इंक्रीज होता है एक डिक्रीजिंग होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई वैल्यू आएगी जिसमें मैक्सिमम आएगा। और इन्फिनिटी पे क्या होगा? ये जीरो एक इन्फिनाइट, तो ये भी जीरो पे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये e की पावर, तो इसका नेचर मालूम कैसे आएगा ग्राफ का? ऐसे आएगा जो अपन ने बनाए। मतलब जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन आते हैं वो e की पावर -x के समथिंग आते हैं। मतलब e की, और x क्या है? x क्या है? r ही तो है। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो क्या मैं ऐसा ले सकता हूँ e की पावर z/r2a0? देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसे ले सकता हूँ समथिंग करके। तो e की पावर क्या बन गया? -r बना के नहीं बना? और e की पावर -r, और यहाँ पे ये भी तो एक आ रहा है। तो समथिंग ऐसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इस टाइप के स्क्रैप बनते कि नहीं बनते? सब में आपको यही सिखाया है कि हम ऐसी पहाड़ियां बना देते हैं। वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आता है e की पावर -x से समथिंग निकलता है, कुछ कांस्टेंट आता है, ऐसा अपने पास आ रहा होता है। तो अपन को ये इक्वेशन याद नहीं करनी, अपन को तो रिजल्ट पहले से पता है। ग्राफ है 1s कैसा बनेगा, 2s कैसा, 3s कैसा, ये सब। अब आप मुझे ये बताओ कि मुझे अगर ये आइडेंटिफाई करना है, ध्यान से सुनना, मैं आपसे बोल रहा हूं, मुझे अगर ये आइडेंटिफाई करना है कि किस ऑर्बिटल का है तो मैं कर सकता हूं। कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? सिंपल तरीका है, हमें पता है ये किसका ग्राफ है? साई आर। साई आर का नेचर मुझे पता है, साई आर मुझे पता है। देखो मुझे क्या पता है, हमें क्या पता है बेटा? हमें पता है कि अगर एस ऑर्बिटल हुआ तो आर की वैल्यू 0 डालो, साई नॉट इक्वल्स टू 0। यही होता है कि नहीं होता है? और अगर हमने आर की और अदर के लिए क्या होगा बेटा? आर की वैल्यू 0 डालोगे और अगर ये क्या आएगा? 0। आर की वैल्यू 0 डालो, 0 मिल गया, मतलब अदर का है। और नोड क्या होते हैं? रेडियल नोड बताओ मुझे। अच्छा, कोई आपसे बोले बताओ रेडियल नोड को डिफाइन करो, तो रेडियल नोड क्या बोलोगे? सर आर की वो वाली वैल्यू, आर की वो वाली वैल्यू जहां पे साई क्या हो जाए? 0, एक्सेप्ट कौन सी वैल्यू छोड़ के? फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर। आर की वो फाइनाइट वैल्यू जहां पे साई आर क्या हो जाए? 0, एक्सेप्ट 0 एंड इन्फिनिटी। इनको हम नहीं लेते हैं क्योंकि 0 पे नहीं मिलेगा, इन्फिनिटी पे नहीं। तो आर की 0 और इन्फिनिटी को छोड़ के जहां पर भी साई आर 0 हो जाए, या फिर इसको लिख दो, नोड क्या कहलाता है? नोड कहलाता है जहां पे साई आर क्या हो जाए? 0, और आर की क्या हो? फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू एक्सेप्ट किसको? छोड़ दो। किसको छोड़ दो? 0 एंड इन्फिनिटी को छोड़ दो। छोड़ दिया। अब अपन को ये तीनों पॉइंट से अपन को निकालना है। तो सबसे पहले हम चेक क्या लगाएंगे? आर की वैल्यू 0 डालो। ध्यान से देखना, छापना बाद में, पहले देखो यहाँ पे। अगर मैं आर की वैल्यू, सबसे पहले हमें क्या करना है? आर की वैल्यू पुट करनी है। आर की वैल्यू पुट करो। आर की वैल्यू आप 0 डाल दो। आर की वैल्यू 0 डालो, क्या हो रहा है? आपको बताओ, आर की वैल्यू 0 डालोगे तो एक्स क्या हो जाएगा? 0। हमने इस इक्वेशन में आर की वैल्यू 0 डाली, तो अब वो इससे मैच हो रहा है कि इससे मैच हो रहा है, वो हम देख लेते हैं। आर की वैल्यू जैसे ही हम 0 डालेंगे तो ये बताओ साई आर क्या बन जाएगा? साई आर बनेगा 1/2√2। यहाँ पे साई की वैल्यू जैसे, आर की वैल्यू जैसे ही हम 0 डालेंगे तो इसमें एक्स क्या हो जाएगा?
जीरो, आर की वैल्यू जीरो डालो, एक्स जीरो हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि ये इक्वेशन एक्स के टर्म में है, एक्स के टर्म में है और एक्स आर के टर्म में है। तो हमने आर की वैल्यू जीरो डाली तो एक्स क्या हो गया, जीरो हुआ, और एक्स की वैल्यू इसमें आप जीरो डालो तो क्या बनेगा, साई आर क्या बन रहा है जल्दी बोलो, 2√3, जेड कितना हो जाएगा, जेड 1 है, हाइड्रोजन एटम है तो A0 3/2, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस जीरो, और e की पावर जीरो चढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, e की पावर माइनस जीरो, ए पी का माइनस जीरो लगा प्लस जीरो लगा, बात बराबर, तो e की पावर जीरो हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या ये जीरो हो रहा है, क्या ये जीरो हुआ, नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये किसका है, एस ऑर्बिटल, किसका है, एस ऑर्बिटल, मतलब ये जो इक्वेशन दी गई है ये किसकी दी गई है, एस ऑर्बिटल की दी गई है। सबसे पहले समझ में आया क्या करना है, कोई सी भी गंदी सी इक्वेशन है उसको देख के डरना नहीं है, हमें क्या करना है, आर की वैल्यू जीरो पुट करनी है, आर की वैल्यू अगर आपने जीरो पुट की और जीरो आ गया मतलब वो एस का नहीं है, और आर की वैल्यू जीरो डाली और नॉन जीरो आ रहा है मतलब किसका है, वो एस का, मतलब ये किसका है, एस का। तो मुझे इतना मालूम चल गया नॉट जीरो, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल है कि नहीं है, चलो पहला मालूम चल गया। फर्स्ट पॉइंट क्या मालूम किया हम लोगों ने, क्या हम नोड निकाल सकते हैं, रेडियल नोड, क्या हम रेडियल नोड निकाल सकते हैं इसके अंदर, ध्यान दो। अब मुझे बताओ, देखो एक जीरो और इन्फिनिटी को छोड़ के कहां पर जीरो हो सकता है वो हम देखेंगे। मुझे बताओ क्या ये कभी जीरो हो सकता है, ये वाली वैल्यू, क्या ये वाली वैल्यू कभी जीरो हो सकती है, सर कभी नहीं हो सकती। क्या ये जीरो हो सकता है, ये इन जीरो पे वन होता है, इन्फिनिटी पे जीरो हो सकता है, और इन्फिनिटी मुझे लेना नहीं है। अरे e की पावर माइनस एक्स को क्या लिखूंगा, 1/e की पावर x लिख सकता हूं, और अगर x को अगर हम इन्फिनिटी डाल दें, x की वैल्यू अगर इन्फानाइट कर रहे हैं तो e की पावर इन्फानाइट, ये 1/इन्फिनिटी बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ये जीरो कब होना है, ये जीरो कब होगा, ये जीरो होगा x की वैल्यू इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी और जीरो को मुझे लेना नहीं है। अब मुझे बताओ ये कभी जीरो हो नहीं सकता, ये सिर्फ जीरो कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे होगा कि नहीं होगा। क्या ये जीरो हो सकता है, कब हो सकता है, x इक्वल्स टू 2, मतलब मुझे पूरी की पूरी उम्मीद इस वाले फंक्शन से रहेगी, हमेशा यहां पे कुछ ना कुछ एक फंक्शन दिया रहेगा, कुछ ना कुछ r के टर्म में फंक्शन दिया रहेगा, जैसे r के टर्म में दिया रहे, यहाँ कुछ ना कुछ दिया रहेगा। अगर वो जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, अगर यहाँ पे जीरो ये जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये कभी जीरो होगा नहीं, ये इन्फिनिटी पे जीरो होगा, तो ये आपका जीरो हो गया तो हो गया। अभी बताओ ये जीरो कब होगा, आप खुद बताओ, साई आर जीरो कब होगा, साई जीरो होगा, आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू या तो इन्फिनिटी डाल लो या फिर आप क्या करो, एक्स माइनस 2 माइनस एक्स को क्या कर दो, 2 माइनस एक्स को क्या करो, जीरो करो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये जीरो कब होगा, 2 माइनस एक्स कितना हो जाए, जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, एक्स की वैल्यू 2 आई कि नहीं आई। तो सबसे पहले मुझे बताओ कितनी वैल्यू आ रही है एक्स की, एक, एक्स की एक वैल्यू आ रही है तो आर की भी तो एक ही आएगी, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी बोलो, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने हो गए, एक। और अगर थर्ड पॉइंट पूछा जाए, डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस होगी, न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस होगी, अगर ये पूछा जाए तो क्या करोगे, ये बताओ आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस है कि नहीं है। तो ये बताओ एक्स इक्वल टू क्या है, जेड आर बाय ए नॉट है कि नहीं है। तो अपन x की वैल्यू कितनी डाल दो, x2 आया 2 डाल दो, 2 इक्वल्स टू जेड कितना है 1 इंटू आर अपॉन ए नॉट, तो r कितना हो जाएगा, ए नॉट पे आ जाएगा, r ए नॉट पे आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सॉरी 2a0 आ गया। तो अब आप खुद समझो बेटा, ये जो ग्राफ बन रहा होगा, देखो s का है, साई आर है, साई आर है कि नहीं है,
नॉन जीरो से आप आर की वैल्यू जीरो डालोगे, पॉजिटिव नंबर आ रहा था कि नहीं आ रहा था? जीरो से स्टार्ट, नॉन जीरो से स्टार्ट हो रहा है कुछ वैल्यू से, और ये क्या हो रहा है, एक बार ये कट कर रहा है, ऐसे बना के नहीं बना, तो ये कट कहाँ करेगा? 2a0 पे। एस का है तो नॉन जीरो से स्टार्ट होगा, एक कट लगाओ साई आर और आर का, ऐसा ग्राफ बन जाएगा ये, जो अपन ने पहले से बना के रखा हुआ है। इस इक्वेशन का ग्राफ ऐसा बनेगा। समझ में आया? कैसे पहचानेंगे किसका है? तरीका क्या है? आर की वैल्यू जीरो, आर की वैल्यू जीरो डालने पे, आर की वैल्यू जीरो डालने पे अगर साई जीरो हो गया तो अदर का है, और नहीं हुआ तो एस का है। और नोड निकालना है तो वो आर की वो फाइनाइट वैल्यू जहां पे साई जीरो हो रहा हो। तो जाओ, एस ये समझ में आ गया। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और एच एटम ऐसा दिया हुआ है, मान लो ऐसा दिया हुआ है, आपको दी हुई है साई आर। तो मालूम है क्या करते हैं, अब मुझे मालूम चलेगा कि ये किसका है, 2s का। और ये बताओ और रेडियल नोट को कैसे लिखते हैं, एन और एल के टर्म में लिखते हैं कि नहीं लिखते? रेडियल नोट को एन कॉमा एल के टर्म में लिखते हैं। तो ये बताओ 2s के लिए एन कितना है? 2s के लिए एन कितना है? 2, एल कितना है? 0। तो इसको और ऐसे लिख देंगे साई 2,0। तो समझ जाना ये किसको डिनोट कर रहा है, एन को, और ये एल को, मतलब ये किसका है, 2s, और साई 2s ऐसा लिखा मिल जाएगा, साई 2s ऐसा लिखा मिल। बहुत आसान है, बस दिमाग में हमें क्या करना है, फीड करना है, क्या करना है। जैसे मान लो अपने पास दिया है साई आर 1/2√3 z/2 a0, ऐसी कुछ गंदी सी वैल्यू दे दी उन्होंने, 3/2। ऐसे दे दिया वन, -XY4 लिख दिया, और लिखा है यहाँ पे x=ZR/a0, ये दिया हुआ, ऐसे दे दिया मान लो, ऐसे दिया हुआ है। ऐसी इक्वेशन दे दी। जल्दी बताओ, आपको सर बताना क्या है, ऑर्बिटल कौन सा हो सकता है, नंबर ऑफ रेडियल नोड, थर्ड डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से। ये 3 पॉइंट बताने हैं क्वेश्चन में। तरीका वही है, बहुत सिंपल, ये नहीं डरना कि सर ये इक्वेशन है क्या, अपने पास पता है कैसे सॉल्व करनी है।
अपन को पता है कैसे सॉल्व करनी है, पता है कि नहीं है? करो जल्दी। चलो, अरे बात करने का नहीं बोला, क्वेश्चन करने का बोला है। अच्छा ये बताओ, अपना पहला मोटिव क्या होगा? पहला मोटिव ये होगा कि मैं आर की वैल्यू छाप दूं। सबसे पहले आर की वैल्यू मालूम है, कभी कभी क्या होगा, एग्जामिनर आपको परेशान नहीं करेगा, वो यही लिख देगा। जैसे ये क्वेश्चन लिख दिया 2s, फिर टेंशन ही नहीं थी, पता चल जाता 2s की। अब देखो जैसे ये दिया है तो अपन को जैसे क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले क्या करना है, आर की वैल्यू 0। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इक्वेशन में पुट दी वैल्यू ऑफ आर इक्वल्स टू 0। मुझे बताओ आर इक्वल्स टू, जैसे ही मैं 0 डालूंगा तो x क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 0। x 0 मतलब x की वैल्यू पुट कर दो, तो साई आर कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। साई आर हो जाएगा अपना कितना, 1/2√3 जेड बाय A2 A0/3/2। 6 माइनस 0 0, 6 आ जाएगा कि नहीं आएगा? अरे 6 आया कि नहीं आया, आ गया। e की पावर 0, तो ये पॉइंट ये 0 आ रहा है कि नॉन जीरो? नॉन जीरो, मतलब नॉट इक्वल्स टू 0। तो कंफर्म हो गए कौन है ये, s। कौन है, s। मतलब मुझे मालूम चलेगा कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, s। s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल है कि नहीं है? अब एस में भी कौन सा है, अब अगर मुझे नोड मिल जाए तो मैं पता कर लूंगा। अब मुझे बताओ ये 0 कहां कहां होगा, साई आर इक्वस टू 0 कब कहां कहां होगा? भाई ये तो 0 होने से रहा, ये तो कहीं 0 होते नहीं दिख रहा। ये 0 कब होता है, इन्फिनिटी पे। अब ये 0 होगा, मतलब में क्या होगा, 6 माइनस 5x प्लस x²। ये 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक है ये। कौन कौन सा बनेगा, x-3 एंड x-2 इक्वल्स टू 0। मतलब x की वैल्यू आप 2 छाप दो और x की वैल्यू 3 छाप दो, तो ये 0 हो जाएगा। देखो 2 छापोगे 0 हो जाएगा, 3 डालोगे 0 हो जाएगा। मतलब दो वैल्यू हैं, दो वैल्यू पे 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब नोड कितने हो गए, 2। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने हो जाएंगे, 2। नंबर ऑफ रेडियल नोड, सेकंड नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रेडियल नोड कितना हो गया बेटा, 2। अरे 2 आया है कि नहीं आया?
क्या पोजीशन बता सकते हो? हाँ सर बता सकता हूँ। ये बताओ एक्स आर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू हो जाएगा एक्स ए नॉट बाय जेड। यही होगा कि नहीं होगा? अरे यही होगा कि नहीं होगा? बताओ एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू पहले क्या है? एक्स की वैल्यू है 2 a0/1। R1 हो जाएगा। R2 कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? 3 a0/1। तो नोड कितने हो जाएंगे? कौन कौन सी डिस्टेंस पे आएगा? एक 2 a0 पे आएगा, एक 3 a0। मतलब अगर हम न्यूक्लियस से जाएं तो एक 2 a0 पे मिलेगा और एक 3 a0 पे मिलेगा। तो कितने नोड हो जाएंगे? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 a0 एंड 3 a0। होगा कि नहीं होगा? हो गया। समझ गए क्या करना है? तो तो ये किसका हो जाएगा? ये बताओ, दो नोड हैं तो कौन सा ऑर्बिटल बनेगा? 1s के 2s की 3s? 3s। क्या बनेगा? 3s। क्या बनेगा? 3s। क्वेश्चन। मान लो ऐसा कुछ दे दिया और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऐसा कुछ दिया हुआ है। 2√3 Z/a0 3/2 x इंटू 15x 2 और x दिया गया है, x दिया गया है a0। ये दिया गया है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। पहला पहला है ऑर्बिटल बताना है, कौन सा है? नंबर ऑफ रेडियल नोड। थर्ड, पोजीशन ऑफ रेडियल नोड। ये बताना है पोजीशन ऑफ रेडियल नोड। चलो चलो जी।
क्या आ रहा है? क्या आ रहा है जल्दी बताओ। क्या हो रहा है? ये बताओ, आर की वैल्यू आपने जीरो डाली, तो एक्स जीरो हो गया। और जैसे ही एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे, देखो ये एक्स बाहर है, जीरो कर देगा कि नहीं कर देगा? अपन को ये फंक्शन देखना है, अगर ये जीरो हो गया आर की वैल्यू पे तो जीरो हो जाएगा, और नहीं हुआ तो नहीं होगा। आया समझ में? तो हमने आर की साई क्या हो गया, जीरो। मतलब इतना तो कंफर्म हो गया, ये एस का नहीं है, एस नहीं है। अब पी भी हो सकता है, ये डी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आया समझ में? तो अच्छा ये तो नंबर ऑफ रेडियल नोट कितने आ रहे हैं? अब देखो इस, जहां पे ये फंक्शन जीरो हो जाएगा, ये फंक्शन जहां पे जीरो हो जाएगा वही नोट मिलेगा। तो एक एक्स, एक्स स्क्वायर, इसके कितने कितने रूट आ रहे हैं? एक्स माइनस थ्री आ रहा है, और x माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो, थ्री, फाइव। अब ये बताओ, क्या x की वैल्यू, ये बताओ r की वैल्यू क्या बन रही है x की वैल्यू ये डालने पे? x की वैल्यू, तो r क्या बन जाएगा यहां से? r बन जाएगा जेड ए नॉट बाय, अरे गलत लिख दिया, जेड ए नॉट एक्स, ये बन जाएगा आर। अब x की वैल्यू जीरो डालोगे तो r जीरो, और यहाँ पे डालो कितना हो जाएगा? थ्री जेड ए नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाइव जेड ए नॉट। तो क्या इसको लेंगे? क्या नोड में r की वैल्यू जीरो इंक्लूड होती है? नहीं होती है, ये नहीं करेंगे इंक्लूड। एक ये आएगा, एक ये आएगा। तो कितने नोड मिलने वाले हैं? दो। सर जीरो क्यों लिया? क्योंकि आपको पहले ही बताया है, आर की वैल्यू जीरो और इन्फिनिटी को छोड़ के जहां पर भी साइज जीरो होगा वो नोड में कंसीडर किया जाता है। आ गया समझ में? और अगर हम पूछें, अगर आपसे पूछा जाए बेटा ये अब पोजीशन और बताओ, पोजीशन कहाँ? तो पोजीशन तो अपन ने निकाल दी, एक कहाँ है बेटा? थ्री ए नॉट इंटू जेड एंड फाइव ए नॉट इंटू जेड। अब कभी कभी क्या होगा, ज्यादा डीप में या ज्यादा होशियारी दिखा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन नोड, एक नोड कहाँ मिल रहा है? थ्री ए नॉट पे मिल रहा है जेड, और दूसरा फाइव ए। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बोल सकते हैं, या फिर क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे दूर वाला नोड कौन सा है? सबसे दूर वाला नोड कौन सा है? फाइव ए नोड। सबसे पास वाला ये। आपसे बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन नोड, इन दोनों का डिफरेंस। कभी कभी मान लो तीन चार नोड निकल रहे हैं तो बोलेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन नोड, तो एक सबसे पहले वाला, एक सबसे पहले लास्ट वाले का डिफरेंस। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, सब कुछ दिया होता है इसमें। अब इसमें कितने नोड आ गए? दो। अब बताओ इसमें अगर दो रेडियल नोड हो गए तो कौन कौन सा हो सकता है ये? पी में दो रेडियल नोड कब निकलते हैं? फोर पी, फोर पी हो सकता है, ये कौन सा? फोर पी हो सकता है, फाइव डी, सिक्स एफ। मालूम है क्वेश्चन को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आपसे बोलेंगे कि ये ऑर्बिटल ऐसा है जिसके अंदर एक एंगुलर नोड है। अब क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं, फोर्थ, एंगुलर नोड कितना है इसके अंदर? एक ही है। एक एंगुलर नोड किस में होता है? एक एंगुलर नोड किस में, रेडियल नोड किस में होता है? पी। मतलब ये फिक्स हो गया, फिर क्या हो गया? फोर पी। फोर पी आंसर आ जाएगा। अगर ऑर्बिटल पूछा तो ये भी हो, ये सभी हो जाएंगे अपने, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि एंगुलर नोड एक ही है, मतलब फोर पी। एंगुलर एल की वैल्यू, एंगुलर नोड मतलब एल, एल की वैल्यू वन, मतलब क्या हो जाएगा? पी फिक्स हो जाएगा। आया समझ में? लिख लो जल्दी, क्वेश्चन और करते हैं।
चलो हटा दें। चलो क्वेश्चन है, साई आर दिया गया है 1/16 जेड बाय ए नॉट, ऐसा कुछ हाइपोथ एक वैल्यू दी गई है 3/2 बाय -2 बाय स्क्वायर माइनस माइनस 9y प्लस 18 इंटू वाई ई की पावर -3 बाय ए नॉट, ऐसा कुछ दिया गया है। वो बाय दिया गया है अपना 2r/z बाय ए नॉट, और z कितना ले लेना 1। कौन सा दिया गया है, फॉर एच एटम के लिए दिया गया है। सबसे पहले आपको बताना है रेडियल नोड, नंबर ऑफ रेडियल नोड। सेकंड बताना है पोजीशन ऑफ रेडियल नोड। थर्ड टाइप ऑफ ऑर्बिटल, जिसमें कंडीशन क्या है, पहली वाली पीछे कर लो बेटा, पढ़ने आते हैं अपन है? टू कॉनिकल नोड, चलो देखो, ऐसे किया करो, एक आध दिन आप सोच के आओ कि आज मैं बात नहीं करूंगा, मतलब जब क्लास होगी ना, जो भी अपना ड्यूरेशन है 1.5 घंटा 2 घंटा, उससे एक बार ही बात नहीं करना है।
आप वो करके देखो, और एक वो जब आप बात कर रहे थे तब देखो चेंज किया है दोनों। आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा है, ज़्यादा चीज़ें आपसे कनेक्ट हो रही हैं कि नहीं हो रही। आप जब तक डिफरेंस नहीं देखोगे नहीं आएगा। अभी क्या लगता है कि ठीक है, बात करते जा रहा हूँ, पढ़ते भी जा रहा हूँ, सब कुछ होता जा रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, मल्टी टैलेंटेड हूँ मैं। लेकिन जब अपन ऑलराउंडर बनने की कोशिश करते हैं तो निपट जाते हैं। ना तो बॉलिंग कर पाते हैं ना बैटिंग कर पाते हैं। जब फील्डिंग की बॉलिंग की बारी आती तो मैन बॉलर को मिल जाती है, जब बैटिंग की बारी आती तो मैन को मिल जाती है, बीच में कौन निपटता है? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर निपटता है कि नहीं निपटता है? ऐसे ही अपना हाल है। पढ़ने की बारी आ रही है, बात कर रहे हैं, बात करने की आएगी तो पढ़ने की एक्टिंग करेंगे। मैं बोलूँगा पढ़ो तो बात करोगे, और जब बात करने की बोलूँगा तो नहीं, हम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कैसे बात करेंगे, पढ़ने बैठोगे। क्यों? चलो, कैसे करेंगे बेटा? तरीका वही है जो अपन सीखे हैं। किसमें? इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, सबका आंसर अलग आएगा। सबका आंसर अलग अलग आएगा।
आ रहा है? ये बताओ, जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है? ये बताओ, ये जीरो तो होने से रहा, ये इन्फिनिटी पे जीरो होगा। मतलब क्या हो सकता है? पाई पाई -2। और ये कितना लिखा है? तो कभी कभी रूट गंदे भी बन जाएंगे, अपन अच्छे दे रहे हैं। कभी कभी आपके अंडर रूट ऐसे प्लस माइनस ऐसे कुछ करके बन रहा होगा, ये भी बन सकता है। तो अपन उन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं कि अच्छा बने। कितना आ रहा है? पाई -3 और 8 और कितना? 8 और 1। ये आ गया कि नहीं आ गया? ये हो गया। ऐसे होगा कि नहीं हुआ? इक्वल्स टू जीरो। तो कहाँ कहाँ जीरो हो सकता है? 0, 1, 2, 8। हुआ कि नहीं हुआ? तो आर कितना हो जाएगा? एक वाई बाहर है, ये तो है बाहर, है कि नहीं है बाहर? ये आ गया कि नहीं आ गया? तो आर क्या हो सकता है, मुझे बताओ। आर क्या हो सकता है? आर हो सकता है कितना? बाय A0 बाय 2Z, और Z1 है बाय A0/2। तो आर की कौन कौन सी वैल्यू आएंगी? जीरो पे जीरो, 1 पे 1 डालोगे तो कितना हो जाएगा? y की वैल्यू 1, A0/2, A0 एंड 4A0। ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इनमें से कौन, इसको तो हम हटा देंगे, जीरो को। जीरो तो नोड कहलाता नहीं है। 1, 2, 3, तो कितने हो गए नंबर ऑफ रेडियल नोड? 3। 3। पोजीशन कितनी हो गई, जल्दी जल्दी बताओ। A0/2, A0 एंड 4A0। ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। अब भी बताओ, कितने नोड हैं? 3। 3 है। अब मुझे बताओ, इट कंटेन वन नोडल प्लेन। वन नोडल प्लेन मतलब एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। 1। एल की वैल्यू 1 हुई कि नहीं हुई? एल की वैल्यू कितनी हुई? 1। अपने पास डाटा क्या गिवन है? n-l-1 = 3, ये गिवन है। यही तो होता है रेडियल नोड। ये होता है कि नहीं होता है? अब उन्होंने वन नोडल प्लेन बोल दिया, मतलब एल की वैल्यू 1। एल की वैल्यू 1 डालो तो कितना हो जाएगा? 5। 5 मतलब 5p। 5p हो गया। टू कॉनिकल नोड। टू कॉनिकल नोड मतलब एल की वैल्यू कितनी हो गई? 2। एल की वैल्यू 2। एल की वैल्यू 2 किस में होती है? एल की वैल्यू डी। एल की वैल्यू 2 मतलब डी, और 2 यहाँ लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 6d। और 6d में कौन सा? Z²। बोल सकते हैं। अच्छा, इसको कैसे रिलेट करोगे इस वाले को? 36 टाइम 36 A0 n² Z। कितना है? 1। यही होगा कि नहीं होगा? यही लिखा है कि नहीं दिया क्वेश्चन में? अरे क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया? 36 टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट की A0 रहती, A0 मान लेते हैं R0। R0 इंटू n² Z² ये होती है। ये कट गया। n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। n की वैल्यू 6 आ गई। अब रेडियल नोड कितना है? 6 माइनस L -1 = 3। तो ये बताओ L की वैल्यू कितनी आ गई? जल्दी बोलो। यहाँ जाओगे 2 आ गया कि नहीं आ गया? अरे 2 आया कि नहीं आया? n -l -1। अब यहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया? n। तो n की वैल्यू 6 डाल दो। n की वैल्यू 6 डालोगे तो l कितना मिलेगा? 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मतलब इसमें कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? 6d। 6d हो जाएगा। या फिर आपको l गिवन होगा या फिर n गिवन होगा, इसकी इंफॉर्मेशन से क्या निकाल लेंगे? n। और n -l -1 में छाप देंगे तो l मिल जाएगा। n और l मिल गया तो टाइप ऑफ ऑर्बिटल बता दोगे आप। समझ गए ना? तो जब भी अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो अपन ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे। समझ में आया? अब कोई मान लो कोई आपसे बोल रहा है, यार ये बताओ साई, तो साई क्या क्या होता था? साई r इंटू साई a रेडियल
और एंगुलर। ये जो अपन ने पढ़ा रेडियल पढ़ा। अब इसमें अगर मैं एंगल वाला पोर्शन और मल्टीप्लाई कर दूं, कौन सा वाला? एंगल वाला पोर्शन और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरा का पूरा साई मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? अरे पूरा का पूरा साई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अगर आपको पूरा का पूरा साई चाहिए, मतलब पूरा का पूरा साई मतलब आपको फुल, मतलब आपको चाहिए एन एल एम वाला साई चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? साई एन और एल मतलब कौन सा वाला? रेडियल वाला। और साई एम और एल और एम वाला मतलब कौन सा? एंगल वाला। दोनों को मल्टीप्लाई कर, मान लो दो की वैल्यू अलग अलग दी हुई है, एक जगह साई आर दिया हुआ है, एक जगह साई ए। अब पूछा कि फुल साई का फंक्शन क्या हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके बता देना आप। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? जैसे मान लो ये फंक्शन कुछ दिया हुआ है, ये फंक्शन कुछ दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोल रहा हूं कि साई आर ये है, साई आर है अपना 1/2√2 जेड बाय ए नॉट अपॉन 3/2 ई की पावर माइनस एक्स। ऐसा लिखा है x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और आपको लिखा हुआ है साई एंगुलर, ये लिखा हुआ है कॉस थीटा, ऐसा लिखा हुआ है कॉस थीटा। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ साई बताओ, तो साई क्या होगा? साई आर इंटू साई ए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नया बता देना ओवरऑल फंक्शन क्या बता दोगे? 1/2√2 जेड बाय ए नॉट 3/2 एक्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस थीटा, ऐसे कर दोगे। कर दिया? समझ में आया? ये तो अपन ने स्टार्टिंग में यही तो किया है। अलग ये रेडियल पार्ट, ये एंगुलर पार्ट, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? रेडियल पार्ट इंटू एंगुलर पार्ट बन जाएगा अपने पास। आया समझ में? चलो अब होमवर्क क्या करोगे? अरे रुक जाओ। हाँ तो टेस्ट, हाँ तो टेस्ट है, 2-2 है, मर गए। बुरा टाइम चल, हाथ मात दिखाओ किसी को, बुरा टाइम चल रहा है तुम लोग। तो होमवर्क चेक, टेस्ट 2-2, बेचारे बच्चे। क्या क्या क्या? और सुनो, आपका वेटेज एटॉमिक का ज्यादा रहेगा। एटॉमिक ऐसा नहीं, पूरा एटॉमिक नहीं रहेगा वेटेज। अब इतना नहीं सर, 25% की 30% की 31% नहीं पता मुझे, लेकिन वेटेज सही शॉर्ट रहेगा एटॉमिक का। समझ गए? चलो क्या क्या हो गया? क्या नहीं आएगा? आसान है, सब पढ़ने वालों को आसान है, और नहीं पढ़ने वालों को सब टफ ही है, उसमें क्या है। चलो सिंपल रहेगा, रिवाइज कर लेना पूरा पूरा, कॉपी से रिवाइज कर लेना, कोई बुक मुक लगाने की जरूरत नहीं है, कॉपी से रिवाइज करना, बस हो जाएगा काम। ओके बच्चों, कब है टेस्ट? परसों है ना? बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना।